गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुदामदीद, जोहार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को समझने, उनको बारीकी ढंग से पढ़ने और यहाँ तक कि देहाती भाषा में आदत डालने के लिए मैं लगातार आपसे जुड़ रहा हूँ। कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे आगे बढ़ाएं। तो शुरुआत की जाती है। प्रथम प्रश्न है प्रायद्वीप नदियों के संबंध में। प्रायद्वीप नदियों का जल मार्ग हिमालय नदियों की तुलना में लघु है, उथला होता है। इज इट राइट? प्रायद्वीप नदियों का जल मार्ग जो है हिमालय नदियों की तुलना में छोटा है और गहरा कम है, उथला होता है। अधिकांश प्रायद्वीप नदियां मौसमी होती है, ये तो बच्चा ही बता देगा। प्रायद्वीप नदियां हिमालय की नदियों की तुलना में बहुत बड़ी मात्रा में तलछट प्रभावित करती है। कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल प्रथम और द्वितीय कथन सही है कि प्रायद्वीप नदियों का जो जलमार्ग होता है वो हिमालय नदी की तुलना में छोटा होता है और लघु होता है और उथला भी होता है। उनमें से अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है, हालांकि उनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से भी पैदा होती है, निकलती है, पश्चिम की ओर प्रभावित होती है और शेष बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अधिकांश प्रायद्वीप नदियां मौसमी है क्योंकि उनका प्रवाह जो है वो वर्षा पर निर्भर है। शुष्क मौसम के दौरान यहाँ तक कि बड़ी बड़ी नदियां में जल की कमी हो जाती है और जल संकट के कारण वाटर जल डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। कावेरी जल डिस्प्यूट सुना होगा आपने, आज से लगभग 200 साल से चला आ रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे जलमार्ग में बहने के कारण यह हिमालय नदियों की तुलना में बहुत कम मात्रा में तलछट प्रभावित करती है, तलछट प्रभावित बहुत कम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल ढाल के साथ नदियों में गुम्फित जलमार्ग होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि जो नदियां भी आकार की गांठियां हिमालय नदियों की युवा अवस्था की विशेषता भी आकार की गांठी बनाएगी। वो हिमालय नदियों की युवा अवस्था की विशेषता है और समतल ढाल के साथ नदियों में गुम्फित जलमार्ग होता है। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? मेरे ख्याल से यू नो अबाउट दैट कि गुम्फित जलमार्ग का निर्माण उच्च तलछट भार और तीव्र ढाल वाली नदियों में होता है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति विवर्तनिक रूप से हुई है, जो तीव्र गति से प्रभावित होने वाली युवा नदियों द्वारा लगातार डिपोजिट किए गए मलबा से हुआ है। इस अवस्था के दौरान विभिन्न भू आकृतियां जैसे गॉर्ज, भी आकार की घाटियां, रैपिड्स, झरने इत्यादि बने हैं। नदियों को उनके उद्गम स्थानों के साथ बताइए कि कौन कौन सा सही मिलान है। साबरमती अमरकंटक से निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश श्रेणी से, कृष्णा महाबलेश्वर से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से। आई थिंक कृष्णा महाबलेश्वर से ही निकलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कैलाश श्रेणी से। लेकिन साबरमती नदी भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में से एक है और इसकी उत्पत्ति अरावली पर्वतमाला से होती है। रही बात ब्रह्मपुत्र नदी, तो कैलाश पर्वत से निकलती है। कृष्णा नदी का स्रोत महाबलेश्वर है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? माही, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ताप्ती। यू नो अबाउट दैट ताप्ती, स्वर्णरेखा, ये सब आपकी जानकारी तो होगी ही मेरे ख्याल से। यू नो दैट कि 2 और 3 स्वर्णरेखा और ताप्ती नदी जो होती है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर बताइए गिरती है। जी नहीं, ताप्ती नदी और आपको नर्मदा नदी के बारे में जानकारी होगी, ये पश्चिम की तरफ बहती है और माही भी पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है। पेन्नार और स्वर्णरेखा जो ऐसी नदियां हैं, आमतौर पर प्रायद्वीप जो पठार वाली नदियां होती है वो पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी बहती है। ठीक है। लेकिन सिंधु, तापी, माही, नर्मदा, साबरमती अरब सागर में गिरती है। स्वर्णरेखा और पेन्नार बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसा माना जाता है कि समय के साथ इंडो ब्रह्मा नदी कई जल अफवाह प्रणालियों में विभाजित हो गई है। इसमें शामिल है कौन कौन सा? इंडो ब्रह्मा जो नदी था जल प्रवाह, उसमें कई नदियां थी। इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी हिमालय की सहायक नदियां, असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी हिमालय की सहायक नदियां। तो इंडो और ब्रह्मा जो नदी का जो अफवाह प्रणाली था, इसमें बताया गया सारे के सारे नदी आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इंडो ब्रह्मा नदी 3 मुख्य अफवाह प्रणालियों में विभाजित हो गई है अभी वर्तमान में। सिंधु और पश्चिम में इसकी 5 सहायक नदियां हैं, जिससे आपको झेलम, चलाब, सतलज सब जानते ही हैं। मध्य भाग में गंगा और इसकी हिमालय नदियां हैं।
असम में ब्रह्मपुत्र है और उसके पूर्वी भाग में कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। समुद्री जल के संचलन पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? जो समुद्री जल का संचलन होता है उस पर किसका? लवणता का, तापमान का, सूर्य का, चंद्रमा का, वायु का, सभी के सभी का। लवणता जानते हैं डेंसिटी को प्रभावित करता है, टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं डेंसिटी को प्रभावित करता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इस पर ज्वारा भाटा को, और वायु तो जानते हैं हवाओं को बहुत अच्छा से। समुद्री जल गतिशील होता है, तापमान, लवणता, घनत्व, बाहरी जल जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु, समुद्र की जल गति से प्रभावित होता रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसम संबंधी प्रभावों के कारण समुद्री जल स्तर के दिन में 1 या 2 बार होने वाले आवधिक वृद्धि के और गिरावट को ज्वार कहा जाता है। मौसम संबंधी प्रभाव चूंकि होते रहता है तो समुद्री जल स्तर में एक बार चढ़ेगा, एक बार नीचे उतरेगा, ज्वार भाटा जिसको हम लोग बोलते हैं। केंद्र प्रसारक बल ज्वार की घटना का कारण है। तो विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट यू नो अबाउट दैट, कि केंद्र प्रसारी नहीं बल्कि केंद्र अभिसारी बल ज्वार भाटा है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण, ध्यान रहे, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्री जल स्तर के एक दिन में 1 या 2 बार होने वाले जो आवधिक वृद्धि और गिरावट को ज्वार कहा जाता है। जो वृद्धि होती है उसको ज्वार। और मौसम संबंधी घटनाएं जैसे हवा है, वायु का दबाव है, उसमें परिवर्तन में होने के कारण जो जल के संचयन में जो सर्ज होता है, सर्ज करते हैं, तो ऊपर नीचे बढ़ना उसको सर्ज करते हैं, ये मौसम संबंधी घटना कारण होता है। काफी हद तक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, कुछ हद तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार की घटना के प्रमुख कारण है। ध्यान रहे, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल मोर इंपोर्टेंट होता है देन द सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मतलब बल पर बहुत ज्यादा लगाता है, क्योंकि नजदीक है। ज्वार की घटना में उसका प्रमुख योगदान है। और ये एक केंद्र प्रसारक बल है। अन्य कारण केंद्र प्रसारक बल है, एक और कारण जो है वो केंद्र प्रसारक बल है। केंद्र प्रसारक बल गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस करने के लिए कार्य करता है। एक साथ गुरुत्वाकर्षण और केंद्र प्रसारक बल पृथ्वी पर 2 प्रमुख ज्वारों के लिए उत्तरदायी होता है। जब एक साथ गुरुत्वाकर्षण भी बल लग रहा है, एक साथ केंद्र प्रसारक बल भी लग रहा है, तो इसे कारण 2 ज्वार की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि दिन के समय ज्वार की तीव्रता समुद्र तट के पास हमेशा ज्यादा होती है, समान होती है। दिन के समय ज्वार की तीव्रता समुद्र तट के साथ साथ सदैव समान होती है। पृथ्वी के संबंध में सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थितियों का ज्वार की ऊंचाई पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सूर्य चंद्रमा दोनों की स्थितियों पर ज्वार की ऊंचाई पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट। लघु ज्वार तब पैदा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधा रेखा में होते हैं। तो तीसरा नंबर बिल्कुल ही गलत हो गया, तो बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए। सही बात, 1 नंबर भी गलत है, क्योंकि ज्वार की तीव्रता सब जगह समान कैसे हो जाएगी? तटरेखा के साथ खाड़ी और ज्वार नदमुख की जो अवस्थिति है वो ज्वार की तीव्रता, अगर खाड़ी और बहुत गहरा है तो ज्वार की तीव्रता बढ़ जाएगी, ठीक है, पानी उसमें ज्यादा घुस जाएगा। पृथ्वी के संबंध में सूर्य चंद्रमा दोनों की स्थिति ज्वार की ऊंचाई पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होगा तो ज्वार सबसे अधिक ऊंचाई होगा, इसे विरत ज्वार कहते हैं। बहुत ही बड़ा ज्वार आएगा। ये महीने में केवल 2 बार आता है, एक पूर्णिमा में, दूसरा अमावस्या में। आमतौर पर बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। इस समय सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट चक्रवात और महासागरीय धाराओं के बीच संबंध में है कि चक्रवात और महासागरीय धाराओं के विपरीत ज्वार का पूर्व में पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। मतलब चक्रवात और जो महासागरीय धाराएं हैं उनका पूर्वानुमान किया जा सकता है, लेकिन ज्वार का पूर्वानुमान नहीं किया सकता है। ऐसा है क्या? महासागरीय धाराएं गुरुत्वाकर्षण बल और कोरियोलिस बल से प्रभावित होती है। कोरियोलिस बल के कारण या प्रभाव के कारण समुद्री ज्वार या समुद्री जल स्तर मध्य अक्षांशों की तुलना में भूमध्य रेखा पर कम होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर ज्वार इसलिए कम होता है, अर्थात समुद्री जल स्तर में प्रभाव जो होता है इसलिए कम होता है, क्योंकि आपको पता होगा। तो केवल 2 सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। क्योंकि ज्वार पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के कारण आता है, अतः ज्वार का पूर्वानुमान पहले से अच्छी तरह से लगाया जा सकता है। अमावस्या, पूर्णिमा, यू नो अबाउट दैट, कि कब घटित होगा, कब सूरज की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति कब, कितने दिन में, कब, कहां होगी, दैट कुड बी प्रिडिक्टेड। सो इट वुड बी वेरी इजी टू प्रिडिक्ट अबाउट द टाइड। ओके, देन दैट ऑफ द चक्रवात। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी के एक तरह से प्रवाह के समान है। मतलब महासागर में कोई नदी बह रहा, वो तेज है, एक निश्चित पथ और एक निश्चित दिशा में गति करती है, नियमित गति करती है।
धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बल जैसे सौर ऊर्जा है, उष्णता जिसको बोलते हैं, पौने है, गुरुत्वाकर्षण बल है, कॉरियोलिस बल है। सौर ऊर्जा द्वारा गर्म करने से जल का विस्तार होता है। कॉरियोलिस प्रभाव के कारण समुद्री जल स्तर मध्य अक्षांशों की तुलना में भूमध्य रेखा पर लगभग 8 सेंटीमीटर अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर 8 सेंटीमीटर ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि सालों भर आपको पता है समुद्र का जल स्तर सालों भर वहां पर गर्म रहता है भैया। निम्नलिखित में कौन सी देश की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? केन्या, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिणी सूडान या फिर सोमालिया? इज द राइट? यस ऑफ कोर्स, केन्या इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के निर्माण में निम्नलिखित कथनों में कौन से कारक प्रभावित करते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में आप जानते हैं, भारत का जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून के निर्माण के कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? गर्मियों में अंत उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की स्थिति में बदलना यानी परिवर्तन होना। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री साउथ पर उच्च दाब वाले क्षेत्र की उपस्थिति। गर्मियों के दौरान हिमालय के उत्तर में उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम और भारतीय उपमहाद्वीप पर उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम की उपस्थिति। आई थिंक दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू नो अबाउट दैट। दक्षिणी पश्चिम मानसून इन मानसून, शॉर्ट में कहे तो मानसून को प्रभावित करने वाले में ITCZ की उपस्थिति। हिंद महासागर में जो मेडागास्कर के जो पूर्व भाग है उसके 20 डिग्री साउथ पर उच्च दबाव वाला क्षेत्र बनना। उच्च दबाव बनेगा तो एक तरह से मानसून उस तरह से वहां से उठ के जाएगा निम्न दबाव की ओर। और गर्मियों के दौरान हिमालय के जो उत्तर में जो उष्ण कटिबंध जो जेट स्ट्रीम बहता, जेट स्ट्रीम कहीं ना कहीं मानसून के आने के लिए जैसे जेट स्ट्रीम हटेगा वो मानसून वहां प्रवेश कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट लाल और पीली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल और पीली मिट्टी क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों पर विकसित हो सकती है। यह केवल भारत के अधिकतम वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में ही मिलती है। तीसरा, जब यह हाइड्रेट रूप में होती है तो इसका रंग पीला दिखाई देता है। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? जी हाँ, बिल्कुल 3 तो बिल्कुल सही है कि जब यह हाइड्रेट अर्थात जब इसमें पानी प्रवेश करता है तो यह पीला हो जाता है। लेकिन यह भारत के अधिकतम वर्षा जी नहीं, बल्कि यह न्यूनतम वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में मिलती है और साथ ही साथ ये क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों पर विकसित होती है। लेट्स सी समथिंग अबाउट मोर। देखिए, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ध्यान रहे, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों पर लाल मिट्टी विकसित होती है। यह मिट्टी क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोहे की विद्यमानता अर्थात लोहे के प्रेजेंस के कारण, लोहे की उपस्थिति के कारण लाल रंग हो जाता है। जब इसमें पानी प्रवेश करता है अर्थात जब इसमें पानी मिलता है तो यह पीला पड़ जाता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान का दक्षिणी हिस्सा, पश्चिमी घाट का जो पिडमोन क्षेत्र है उसमें भी यह लाल मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिट्टी के ही बारे में है लेकिन जलोढ़ मिट्टी के बारे में है। जलोढ़ मिट्टी गन्ने, धान, दलहनी फसलों की वृद्धि के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूने का पर्याप्त मात्रा होता है। विच आर द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? तो आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानकारी होगी कि जलोढ़ मिट्टी में गन्ना, धान, दलहन फसल बहुत ही अच्छा उगता है, इसलिए सही है। दूसरी है कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास भी होता है, फास्फोरिक एसिड भी होता है, चूने का पर्याप्त अनुपात भी होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूने का बहुत ही अच्छा अनुपात होता है। जो गन्ने, धान, गेहूं और भी जो बाकी अनाज है, दलहन है, फसल है, उसके विकास के लिए तो लगभग ठीक ही आदर्श ही है। इसकी उच्च उर्वरता के कारण जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में गहन खेती होती है, घनी आबादी होता है। ठीक है, पूरा गंगा का मैदान तो जलोढ़ मिट्टी का है, क्योंकि आपको पता हो कि बाढ़ के द्वारा हर साल इसमें नवीनतम जलोढ़ जिसको खादर और बांगर में बांटा जाता है, बहुत ही अच्छी मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंग्रोव वन से संबंधित है। मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से किन नदी डेल्टाओं पर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन
कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। जी हाँ, कावेरी, कृष्णा, महानदी और गोदावरी चारों के चारों में डेल्टा वन तटों और डेल्टाओं के किनारे विकसित होते हैं। डेल्टा जो मतलब डेल्टा खास करके डेल्टाओं के किनारे और वनों और तटों के किनारे मैंग्रोव वन, इसका विकास कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, गंगा के उपजाऊ डेल्टाओं पर बहुत ही बेहतर होता है। पश्चिम बंगाल राज्य में इन वनों को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बाघ भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, उसको सुंदरी नाम रखा गया है। मैंग्रोव वन को ज्वारी वन भी कहा जाता है क्योंकि यह वन लवणीय और ताजा जल दोनों में विकसित हो सकते हैं। यह ज्वारी क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के बारे में। भूकंप के दौरान उत्पन्न एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजर सकती है। ठोस पदार्थ से होकर भूकंप के तरंगे जो एस तरंगे होती है वो गुजर सकती है। भूकंप का छाया क्षेत्र उस क्षेत्र को संदर्भित करता है, अर्थात मतलब छाया क्षेत्र का सीधा मतलब यह है कि भूकंप का वह अनुभव जहां पर अधिकतम महसूस किया जाए उसको छाया क्षेत्र कहते हैं। जी नहीं, छाया क्षेत्र का मतलब होता है जहां भूकंप का फीलिंग ही ना हो पाए। भूकंप की तरंगे दूर स्थान पर स्थित भूकंप मापी में दर्ज की जाती है, सेस्मोग्राफी। हालांकि कुछ विशिष्ट क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर तरंगों को दर्ज ही नहीं किया जा सकता, ऐसे क्षेत्र को छाया क्षेत्र, शैडो जोन। एस तरंगे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह केवल ठोस पदार्थों से होकर ही गुजर सकता है। एस तरंगों की विशेषता काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो भूकंप की घटना से घटित हो सकती है क्या क्या, मतलब भूकंप कब घटित हो सकता है? जब अपसारी प्लेटें की सीमाओं पर होता है, मतलब भूकंप की घटना कहाँ कहाँ घटित हो सकती है? अपसारी प्लेट जब प्लेटें दूर होती है तब हो सकता है। रचनात्मक प्लेट जब प्लेटों का निर्माण होता हो, महासागर प्लेट आपस में टकरा जाए, या महासागर और महाद्वीप प्लेट की सीमाओं पर होता है। तो जितने भी ऑप्शन बताए गए सारे के सारे ऐसे ऑप्शन है जिसमें भूकंप के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अधिकांश भूकंप उन सीमाओं पर आते हैं जहां प्लेटें परस्पर मिलती है। वास्तव में भूकंप के स्थान के माध्यम से वैज्ञानिकों को प्लेट की सीमाओं को परिभाषित करने में मदद मिली है। 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं होती हैं, अपसारी प्लेट सीमाएं, रचनात्मक प्लेट सीमाएं और अभिसारी प्लेट सीमाएं। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्ज, जब क्या होता है एक प्लेट दूसरे प्लेट्स के विपरीत दिशा में गति करने लगती है, दिशा में गति करते हैं, दोनों के मध्य एक भ्रंश पैदा हो जाता है, दरार पैदा हो जाता है और एक तरह से इस जिसके सहारे मतलब एस्थेनोस्फेयर से मैग्मा बाहर ऊपर नहीं निकल लेता, ठीक है, और ठोस होकर एक नवीन पर्वत का निर्माण करता है। अतः इन प्लेटों के किनारे अपसारी सीमा कहलाता है। इस तरह की प्लेटें अपसारी प्लेटें कहलाती है। इस तरह की घटनाएं मध्य महासागर कटक्के के सहारे घटित होता है। यू नो अबाउट दैट कि जो अटलांटिक महासागर के बीच में जो कटक बना हुआ है वास्तव में ये प्लेटों के एक दूसरे से दूर होने के कारण बना है और मिड अशनिक रोज उसके बीच में खड़ा हो गया है। अभिसारी प्लेट मतलब होता है कन्वर्जिंग। जब इसमें क्या होता है जब प्लेटें अभिसरित होती है अर्थात एक दूसरे से आपस में टकरा जाती है और अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व के नीचे वाला प्लेट में धंस जाता है और गलने लगता है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन कहते हैं। चूंकि यहाँ प्लेटों का विनाश होता है इसलिए इसको विनाशात्मक किनारा, डिस्ट्रक्टिव एज बोलते हैं। महासागर अभिसरण सीमा प्लेटों में से एक मतलब महासागरी क्रस्ट लिथोस्फेरिक मेंटल के नीचे छेदित हो जाता है। भूकंप अपेक्षाकृत समुद्री स्तर से गहराई में उत्पन्न होते हैं। महासागरी महाद्वीप अभिसरण सीमा पर अत्यधिक घनत्व वाली महासागरी प्लेटें महाद्वीप प्लेट के नीचे क्षय हो जाती है। अगला क्वेश्चन है भूस्खलन की घटनाओं से संबंधित है। Okay, this is sufficient for this today. I think I should stop this now. Okay, watch this video 2 or 3 times. इससे आपको फायदा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।